नमस्कार दोस्तों। आज है 21 अगस्त और आप सभी जानते हैं कि आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। किसके द्वारा किया गया है मैं आपको बताना चाहता हूँ। भीम आर्मी, अजाक्स व आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। क्यों किया गया है साहब? सुप्रीम कोर्ट का फैसला थोड़े दिनों पहले 31 जुलाई को ये फैसला आया था। उस फैसले का संबंध अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण से संबंधित था। इस फैसले के विरोध में बंद का आयोजन किया गया है। हम यहाँ यह बात बिल्कुल नहीं करेंगे कि ये भारत बंद का जो आह्वान है ये उचित कदम है, अनुचित कदम है, रिजर्वेशन उचित है, अनुचित है। ना हम इसके विरोध में हैं, ना हम इसके समर्थन में हैं। ऐसे ही हम कोई बात नहीं करेंगे। संविधान द्वारा आरक्षण दिया गया है जो बिल्कुल सही है। हमारा संविधान जो भी प्रावधान करता है जो सही माना जाता है सामान्यतः, और हम संविधान के खिलाफ कोई भी बात यहाँ नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, क्या बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है, वर्तमान में क्या जो स्थितियाँ बनी हुई है, इस पे हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें कम से कम तथ्यात्मक जानकारी हो पाए कि इस प्रकार के जो आयोजन हो रहे हैं हमारे देश में, जो गतिविधियां चल रही है, आखिर इसके मूल में क्या है। और एक जिम्मेदार नागरिक का ये कर्तव्य है कि अपने आसपास होने वाली सभी घटनाओं के संबंध में जागरूक रहें। तो मित्रों, टू द पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 31 जुलाई को SC/ST रिजर्वेशन के संबंध में एक फैसला दिया गया है। अब क्या निहितार्थ हैं इस फैसले के? मित्रों, 2004 के अपने ही फैसले को माननीय न्यायालय ने बदला है। आपको बता दूं, 2004 में EV चिनैया वर्सेस आंध्र प्रदेश एक मामला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC/ST के अंतर्गत जो आरक्षण दिया जाता है इसमें उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता। अब यहाँ एक नया शब्द आ गया, उपवर्गीकरण क्या है। एक और शब्द आप सुन रहे होंगे, क्रीमी लेयर पद्धति क्या है, ये क्या अवधारणा है, मैं आपको बताता हूँ। मित्रों, अभी आप जानते हैं भारतीय संविधान समानता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना की बात करता है, जो सही भी है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। और जैसा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC वर्ग के जो हमारे पिछड़े समुदाय के नागरिक हैं, हमारे दोस्त मित्र भाई हैं, उन्होंने हजारों सालों तक, सैकड़ों सालों तक विभेद का सामना किया है। तो ये बिल्कुल एक सामान्य सी बात है कि उनको भी मुख्यधारा से जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए संविधान में प्रावधान भी है। तो उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर जो बात सुप्रीम कोर्ट ने की है वह सिर्फ इतना कहता है कि जो आरक्षण SC को मिल रहा है उतना ही मिलेगा, लेकिन उसमें जो लोग लाभ ले चुके हैं उनको इस आरक्षण से अलग कर दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए अनुसूचित जाति में, उदाहरण के लिए 3 हम जातियां लेते हैं, A, B व C। अब कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि A जाति ने आरक्षण ले लिया है। हालांकि सारी जाति ने के आरक्षण ले लिया, ऐसा भी नहीं कह सकते कि A जाति के अंतर्गत जितने लोग आते हैं सभी को आरक्षण ले। तो ये तो थोड़ी अव्यवहारिक बात हो जाएगी। हम ऐसा करेंगे कि A को पूरा अनुसूचित जाति का आरक्षण ना दिया जाए, तो ये भी तर्कसंगत नहीं होगा दोस्तों। लेकिन सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि कोई एक परिवार है जिसमें परिवार का मुखिया आरक्षण ले चुका है और एक अच्छा पद ग्रहण कर चुका है, गजेटेड ऑफिसर का या और उससे बड़ा पद ले चुका है, और फिर उसके पुत्र को आरक्षण मिल रहा है, भाई को मिल रहा है, परिवार को मिल रहा है। तो ऐसी प्रवृत्ति देखी है और ऐसे बहुत सारे मामले संज्ञान में आए हैं। और तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल बाद 2004 में दिए हुए अपने ही फैसले पर परिवर्तन के स्वर इस बार दिखाए हैं और इसी का विरोध किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं क्या बातें की है सुप्रीम कोर्ट ने। माननीय न्यायालय ने कहा है कि अगर SC व ST में क्रीमी लेयर पद्धति लाई जाती है। क्रीमी लेयर का तात्पर्य दोस्तों, क्रीम का मतलब जो आप जानते हैं दूध में ऊपर क्रीम जम जाती है, इसका मतलब है कि जो दूध के अंदर भी जो उन्नत स्तर की जो लेयर है वो अलग कर दी जाए। यानी कि जो आरक्षण ले चुके हैं वो लोग क्रीमी लेयर बन चुके हैं अब, तो उनको उस आरक्षण से अलग कर दिया जाए। इसका फायदा ये होगा कि उसी जाति के अंतर्गत ऐसे भी लोग हैं, अनुसूचित जाति के अंतर्गत, जनजाति के अंतर्गत, जो आज तक आरक्षण का लाभ नहीं ले पाए हैं।
आप जानते हैं आज़ादी को 75 साल से अधिक हो चुके हैं और अभी भी बहुत सारे वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के अंतर्गत ऐसे हैं जिनको आरक्षण का लाभ बिल्कुल नहीं मिला है और अभी भी वो लगभग उसी स्थिति में है जब हम आज़ाद हुए थे कमोवेश। इसलिए सामाजिक न्याय और समानता के लिए अगर ये पद्धति लागू की जाती है तो एक अच्छा कदम हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ओवरऑल ये सुझाव है। अब ये कोई बाध्यकारी फैसला भी नहीं है, सरकार को सुझाव बस दिया है। इसमें 4 बातें सुप्रीम कोर्ट ने की है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी कि क्यों विरोध किया जा रहा है, किनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। यहाँ हम उचित और अनुचित की बात नहीं करेंगे, सभी को विरोध करने का अधिकार है। भारतीय संविधान अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रावधान सभी के लिए करता है, तो अपने विचारों को व्यक्त करना सभी का अधिकार है। एससी व एसटी में सब कैटेगरी करना समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। पहली बात ये सुप्रीम कोर्ट ने की है। दूसरा बोला है कि आरक्षण को एक पीढ़ी तक सीमित कर देना चाहिए। ऐसा माननीय न्यायालय ने कहा है कि जो एक पीढ़ी आरक्षण ले चुकी है तो दूसरी पीढ़ी को उससे रोक दिया जाए। आगे स्थितियां ऐसी बनती है कि उनकी आय कम हो जाती है तो सरकार ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि फिर से उनको आरक्षण दिया जाए। तीसरा जो क्रीमी लेयर की बात की है मित्रों, जो लोग एक निश्चित सीमा से ऊपर, अभी वर्तमान में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर लागू है, अर्थात जिन लोगों की आय 8 लाख से ऊपर है, जो लोग इनकम टैक्स देते हैं, उनको आरक्षण से बाहर कर दिया जाता है। तो यही एससी और एसटी में भी लगा दिया जाए, ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट ने की है। इसके बाद राज्य सरकार को एक और चेतावनी भी दी है साथ में कि आप अपनी मन मर्जी से सब कैटेगरी नहीं बनाओगे, आप पूरे डाटा का विश्लेषण करोगे, किस जाति को कितना आरक्षण मिला है, किसे नहीं मिला है। जिन लोगों की आय 8 लाख से अधिक है उनकी क्या वास्तव में अधिक है, उनको पहले सत्यापित किया जाएगा, फिर जाके उसके बाद में क्रीमी लेयर लागू किया जाना चाहिए। तो ये बात माननीय न्यायालय ने कहा है। साथ ही एक और बात जो महत्वपूर्ण है वो कहा है कि 100% किसी एक ही कैटेगरी को आप नहीं दे सकते। ऐसा नहीं कि आप एससी में किसी एक ही जाति को 100% कैटेगरी का लाभ दे दो, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और पूरे डेटा आंकड़ों का एनालिसिस करने के बाद ही आप कोटा तय करोगे। मित्रों, 7 जजों की बेंच द्वारा यह फैसला दिया गया है, जिसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जो DY चंद्रचूड़ महोदय थे वो थे, और 6-1 से यह फैसला आया है। अब क्या है स्थिति, थोड़ा सा मध्य प्रदेश के कुछ उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यह फैसला माननीय न्यायालय ने दिया है और ऐसा माना जाता है कि न्यायपालिका ही वह एक अंतिम अंग है सरकार का जो संविधान की भी व्याख्या करती है, और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी हम कोर्ट में ही जाते हैं, अंततः उन्हीं की शरण लेते हैं किसी व्यक्ति द्वारा या सरकार द्वारा यदि इस प्रकार का हनन किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों दिया ऐसा फैसला, उनको क्या ऐसा लगा, वो क्यों हस्तक्षेप करना चाहते हैं, ये सब प्रश्न हमारे मन में उठ रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम मध्य प्रदेश की ही विचार करें, मध्य प्रदेश के बारे में, तो मैं आपको बता दूं अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण दिया जाता है और अनुसूचित जनजाति को 20% आरक्षण दिया जाता है, और यह इनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। सामान्यतः मित्रों ऐसा देखा गया है कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको आरक्षण का लाभ अधिक मिला है, जिसमें उदाहरण के तौर पर जैसे जाटव, महार, मेहरा, अहिरवार। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जाटव, महार, मेहरा, अहिरवार इनके सभी लोगों को आरक्षण मिल गए, इनमें भी पिछड़े हैं, हम वो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनको इन जातियों की तुलना में, जैसे एससी के अंतर्गत ही बेलदार, चितार, सपेरा, पासी, बेड़िया, ऐसी जो जातियां हैं इनकी तुलना में जाटव, महार, मेहरा, अहिरवार इन जातियों को अपेक्षाकृत अधिक आरक्षण मिला है, ऐसे आंकड़े बताते हैं। और इन्हीं आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद माननीय न्यायालय का इस प्रकार का सुझाव सरकार को आया है। हम अनुसूचित जनजाति की बात करें तो हमारे जनजाति बंधुओं में भी गोंड, भिलाला, कोल, डामोर, बारेला, इन लोगों को अपेक्षाकृत, किनकी अपेक्षाकृत, सहरिया, उरांव, नगेसिया, मुंडा, मवासी, पनिका, ये अत्यंत पिछड़ी जनजातियां हैं, इनकी अपेक्षा अधिक लाभ मिला है। तो क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि इसी आरक्षण में से जिन लोगों को लाभ नहीं मिला है उनको भी लाभ मिले, इसलिए हम थोड़ा आगे ला सकते हैं। अब आगे सरकार को तय करना है कि क्या फैसला होना चाहिए, और सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन रहकर ही फैसला लेगी। दूसरी बात, अभी एक और जो चर्चा का विषय है वो ये कि प्रधानमंत्री जी से 100 सांसदों ने भेंट की थी
अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के। और इन सांसदों ने ऐसी मांग रखी थी कि ये उपवर्गीकरण नहीं होना चाहिए, क्रीमी लेयर नहीं लाना चाहिए। अब इसके पीछे क्या तर्क है ये आप खुद सोचिए, आप सब विवेकवान हैं, बुद्धिवान हैं, आप खुद सोचिए उचित क्या है, अनुचित क्या है। हमारा संविधान समानता की बात करता है, तो सभी को समानता के स्तर पर लाना है। इसीलिए सवर्णों से एससी व एसटी ओबीसी को अलग करके उनको अधिसूचित करके आरक्षण दिया गया था, ताकि सभी समान रूप से विकसित हो पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। और अब फिर से एससी व एसटी के अंदर भी क्रीमी लेयर की बात की जा रही है। वो इसलिए की जा रही है कि सारा एससी वर्ग जो है वो समानता पर आ पाए, सभी का समान विकास हो पाए, सभी को अधिकार मिले। अब आप खुद सोचिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है, बंद करवा सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, शांतिपूर्ण मांग कर सकते हैं सरकार से, तो ये तो बिल्कुल लीगल है, हमारा संविधान अधिकार देता है आर्टिकल 19 के तहत। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे संविधान की। तो ये जानकारी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि दी जानी चाहिए सभी को कि क्या फैसला है, कम से कम ये तो समझे हम जिसका विरोध हो रहा है। तो बिल्कुल हम तथ्यात्मक रूप से जानकारी रखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और क्या उचित है क्या अनुचित है ये हमारा विषय नहीं है। हाँ, हम एक बात ज़रूर जो सशक्त होकर बिल्कुल सशक्त आवाज़ में बोलेंगे वो ये कि संविधान सर्वोपरि है, संविधान सबसे ऊपर है। संविधान ही वह सर्वोच्च दस्तावेज है मित्रों, जिसने विभिन्न धर्मों जातियों वाले देश को एक सूत्र में पिरो कर रखा है। हमारे देश के संविधान सर्वोच्च ग्रंथ ने आज हमारी अखंडता, हमारी संप्रभुता, हमारी अस्मिता को सुरक्षित रखा है, और विश्व में हम सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में लगातार सबसे अधिक विकास दर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है। संविधान हर कानून का अंतिम स्रोत है, और उस संविधान का स्रोत है हम भारत के लोग। तो हम ही डिसाइड करेंगे क्या विवेक के तौर पर कि क्या उचित होगा, क्या अनुचित होगा। संविधान के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, ऐसी आशाओं के साथ